नमस्कार। सोचिए, दोस्तों के साथ एक मजेदार ट्रिप अचानक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज हम पूर्वी हिमालय की वादियों से निकली एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझेंगे। ये एक सर्वाइवर के अपने शब्दों पर आधारित है, तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। अगर तुम लोगों को मरना है तभी ऐसी कोई बात सोचना। ये वो शब्द थे जो एक लोकल आदमी ने उन दोस्तों से कहे थे। और यकीन मानिए, यहीं से उस खौफनाक रात की नींव रखी गई थी। तो आज हम इस पूरी डरावनी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनका सफर और वो चेतावनी जो उन्हें मिली। फिर कैसे उन्होंने बाग में घुसपैठ की। उसके बाद उनके सबसे छोटे दोस्त में जो भयानक बदलाव आया। फिर हुआ एक और जानलेवा सामना, घर वापसी के बाद की त्रासदी। और आखिर में हम जानेंगे उस बाग का वो शापित रहस्य क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है असम के 4 कॉलेज दोस्तों की। शार्दुल, कमल, निबिर और लोहित, जो उनमें सबसे छोटा था। कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ था, तो सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक रोड ट्रिप प्लान की। डेस्टिनेशन थी अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत डोंग वैली। डोंग वैली मतलब वो जगह जहां इंडिया में सबसे पहले सूरज उगता है। कमाल की खूबसूरत जगह है। तो इन दोस्तों का प्लान भी यही था, बस इस खूबसूरती का मजा लेना है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा और खतरनाक अंधेरा छिपा हुआ था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक नहीं बल्कि कई चेतावनियां मिली। सोचिए, एक लोकल आदमी ने देर रात उनकी मदद की, रहने की जगह दिलवाई और फिर बड़े सख्त लहजे में कहा कि वो जो संतरे के बाग हैं उनके पास बिल्कुल मत जाना, रात में कहीं भटकना मत। इतना ही नहीं, होम स्टे के मालिक ने भी सेम बात दोहराई। पर दोस्तों ने क्या किया? उन्होंने सोचा ये तो बस टूरिस्टों को डराने का तरीका होगा, और इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। और यहीं पर एक छोटा सा मजाक एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती में बदल गया। रात के 2 बजे कमल, जो थोड़ा नशे में भी था, अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसने बाकी दोस्तों को भी मना लिया। प्लान क्या था? सारी चेतावनियों को भूलकर पास वाले बाग में घुस के संतरे चुराना। और जैसे ही वो बाग के अंदर घुसे, सबसे पहले उन्हें एक अजीब सड़ी हुई सी गंध महसूस हुई। हवा एकदम भारी हो गई और फिर अचानक पेड़ों के बीच से एक लड़की की चीख आई, मुझे बचाओ! बस ये सुनते ही चारों के होश उड़ गए। वो पागलों की तरह बाग से बाहर भागे। लेकिन जब वो भागकर सड़क पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे छोटा दोस्त लोहित उनके साथ नहीं है, वो गायब था। अब वो घबराकर लोहित को ढूंढने के लिए वापस मुड़े, और जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना नजारा था। लोहित खोया नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे जंगल में और अंदर की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बस में ही नहीं है, और वो लगातार एक ऐसी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था जो उनमें से किसी को समझ नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो उसे पकड़कर कमरे में वापस लाए, लेकिन वहां लोहित की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। वो उसी अजीब भाषा में चिल्लाने लगा, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। और फिर उसने अचानक खून की उल्टी की और अपने ही दोस्तों की तरफ देखकर बोला, तुम में से एक को मरना होगा। अब यह बिल्कुल साफ था कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति आ चुकी थी। अब इस खौफनाक माहौल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। कमल ने हिम्मत करके अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला उतारी और लोहित के गले में डाल दी। और कमाल हो गया, ऐसा करते ही लोहित के अंदर की वो चीज एकदम शांत हो गई और वो गहरी नींद में सो गया। एक पल के लिए सबको लगा कि चलो शायद बुरा वक्त टल गया, लेकिन ये शांति बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि अगली रात वो खौफ अब सिर्फ लोहित के अंदर नहीं था। इस बार उसने सीधे सीधे सबके सामने खुद को जाहिर करने का फैसला कर लिया था। हुआ ये कि देर रात शार्दुल और कमल कमरे के बाहर सिगरेट पी रहे थे। तभी उन्होंने एक लड़की को देखा जिसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। वो लड़की चुपचाप उनके पास आई और बोली, कब तक बचाओगे अपने दोस्त को? उनमें से एक को तो मरना ही है ना? और इतना कहकर वो एक अजीब सी हंसी के साथ वहीं गायब हो गई। अब अगली शाम को एक और गड़बड़ हो गई। उनके कैंप साइट पर ईटानगर से कुछ और टूरिस्ट आए हुए थे। जब शार्दुल और उसके दोस्तों ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, बल्कि वो जिद करने लगे कि हमें भी वो भूतिया बाग देखना है।
अब ना चाहते हुए भी कमल और उसके दोस्तों को उन्हें वहां ले जाना पड़ा। और ये शायद उनकी दूसरी और सबसे बड़ी गलती थी। बाग में घुसते ही वो आत्मा फिर से एक्टिव हो गई। इस बार उसने निशाना बनाया एटानगर वाले ग्रुप के एक बाइकर को। लेकिन फिर सबने अपनी आंखों से जो देखा वो हैरान करने वाला था। एक सफेद बवंडर जैसी हवा उस बाइकर के शरीर से निकली और सीधा वापस लोहित के शरीर में घुस गई। किसी तरह वो लोग डोंग वैली से बचकर अपने शहर डिब्रूगढ़ वापस तो आ गए, लेकिन वो खौफ खत्म नहीं हुआ। वो श्राप उस घाटी से निकलकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ गया था। डिब्रूगढ़ में लोहित की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस नींद में बड़बड़ाता था कि वो मरने वाला है। उसका परिवार बहुत परेशान हो गया। उन्होंने उसे एक तांत्रिक को दिखाया, जिसने उसे एक ताबीज पहनाया, और ताबीज पहनते ही जैसे कोई चमत्कार हो गया। लोहित बिल्कुल नॉर्मल होने लगा, पहले जैसा। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। कुछ दिन सब ठीक रहा। फिर एक पार्टी में लोहित के कुछ दोस्तों ने उसके ताबीज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे अंधविश्वासी कहने लगे। लोहित, जो नशे में भी था, उसे गुस्सा आ गया और उसने वो ताबीज अपने गले से उतारकर फेंक दिया। उसने कहा, मैं सिगरेट पीकर आता हूं, और अकेले बाहर चला गया। वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ घंटों बाद उसकी लाश पास की एक नहर में मिली। लोहित की मौत ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर उस बाग का राज क्या था? वो आत्मा कौन थी और वो इतना बदला क्यों लेना चाहती थी? तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बाद में जब पता किया गया तो ये कहानी सामने आई। वो आत्मा एक लोकल लड़की की थी। उसे एक दुश्मन कबीले के लड़के से प्यार हो गया था। जब उन दोनों ने साथ में भागने की कोशिश की तो लड़की के अपने ही परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उन्हीं संतरे के बागों में भटक रही है, और उसे वहां कोई भी बाहरी इंसान बर्दाश्त नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है। ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब जवानी का जोश और बेफिक्री सदियों पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज करती है तो क्या होता है। शायद कुछ दरवाजे इसीलिए बंद रखे जाते हैं क्योंकि उनके पीछे का अंधेरा हमारी सोच और समझ से बहुत परे होता है।